हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। 5:30 बजे से टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस लाना। तो 480 प्लस कैसे आएगा? तो जैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और बिल्कुल जैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न हम आपको रोज सुबह 5:30 बजे बताएंगे सभी विषयों का। तो आप लोग 5:30 बजे सुबह हमसे रोज आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा। और आज के इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 8.5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। यहाँ पे आपको 8.5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? तो ये P/Q के रूप में रहता है। तो यहाँ पे 8.5 को आपको P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अब आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। तो ऊपर में 10 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8.5 में जब आप 10 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर में 85 बचेगा और बट्टा के नीचे 10 है। अब ये कटेगा 5 से, तो कटा दीजिए। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 5 से 85 कितना बार में कटेगा? 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 17/2 हो गया। ये P/Q के रूप में हम लिख दिए, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न था कि 8.5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 8.5 को परिमेय संख्या के रूप में हम यहाँ पे लिख दिए हैं 17/2, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या 50 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 संख्या दिया है, पहला संख्या 50 दिया है और दूसरी संख्या 25 दिया है। तो बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पहली संख्या का मान रखना है, तो पहली संख्या 50 है तो हम यहाँ पे 50 रख देंगे। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या रखना है, तो दूसरी संख्या 25 है तो यहाँ पे रख देंगे 25 बराबर। अब यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ का ये गुणनफल है, यानी इसी का मान आपको निकालना है। तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब इसे आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 25 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और उधर क्या बचा हमारा? एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसी का मान निकालना था, यानी लघुत्तम और महत्तम का यहाँ पे आपको गुणनफल ज्ञात करना था। यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करना था। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना निकल गया? तो 1250 निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको क्या करना था कि 50 में 25 से गुणा करा देना था। तो 50 में 25 से आप गुणा कराइएगा तो कितना आएगा? 1250 आएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर।
3 नंबर प्रश्न है कि 1, 5, 6, 7, 3 तथा 2 का माध्य निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न प्रत्येक साल फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है माध्य निकालने वाला। तो बिल्कुल ही इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो ये आंकड़ा दिया है इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कुल संख्याओं का योग। हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये क्या होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। जितना भी संख्या दिया होता है उसे जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 1 + 5 + 6 + 7 + 3 और प्लस यहाँ पे 2 और बटा कुल संख्या। जितना संख्या है उससे भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो यहाँ 6 से हम भाग लगा देंगे। अब ऊपर में जोड़ लीजिए 1 और 5 कितना होगा, 6 होगा। 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 और 7 कितना होगा, 19 होगा। 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से 24 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा माध्य कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। तो माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि sec² 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको sec² 60 डिग्री माइनस 1 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको sec 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर दे देंगे। और -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अगर आपको 2 का स्क्वायर नहीं करने आता है तो आइए हम यहाँ पे आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 के पावर कितना है, 2 है। यानी 2 कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। और -1 है तो यहाँ पे लिख दिए -1। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो sec² 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो विषम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी विषम संख्या है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF यानी मौसा क्या होगा। तो यहाँ पे दो कोई लगातार विषम संख्या ले लीजिए। यहाँ पे हम 3 और 5 ले लेते हैं। ये 3 और 5 दो लगातार विषम संख्या हो गया। इसका हम मौसा निकाल लेते हैं। तो 3 और यहाँ पे 5, 3 एकम कितना होगा 3, 5 में से 3 गया 2, फिर इसको घेरेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसका मौसा कितना निकल गया 1 निकल गया। तो दो लगातार विषम संख्याओं का HCF यानी मौसा कितना होगा हमेशा 1 होगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक और लगातार दो संख्या ले लेते हैं, 1 और 3, ये दो लगातार विषम संख्या है। इसका मौसा निकालते हैं तो 1 और यहाँ पे 3, 1 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, मौसा कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। तो दो लगातार विषम संख्याओं का HCF यानी मौसा कितना होता है 1 होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है 4 होता है। इसे आपको याद रखना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो इसे गुणा कर लीजिए, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पे देखिए जो 1 है ना ही ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। और यहाँ पे 2 को देखिए तो 2 किससे कटेगा 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। और यहाँ पे 3 देखिए 3 भी क्या होगा 1 से कटेगा 3 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 3 भी यहाँ पे अभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे 4 देखिए ये 1 से कटेगा 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ से 2 से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हुआ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा कर दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि 1/√9 कौन सी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1/√9 कौन सी संख्या है। तो किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे √9 का वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से रूट हट जाएगा। और 1/3 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√9 कौन सी संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस लगा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यहाँ पे -1 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो एक्स क्यूब में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। तो जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना होता, 1 होता। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि आगे यहाँ पे माइनस लगा है, तो आपको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर - 5x + 6 का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बहुपद दिया है जिसका आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मूलों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/a। उसके बाद आपको मूलों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो a, b और c का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान कहलाता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान कहलाता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। जो x में गुणा करता है वो b का मान कहलाता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, -5 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे -5 निकल गया और c का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 6 निकल गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यानी मूलों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस और b का मान कितना है, तो b का भी मान -5 है। तो यहाँ पे रख देंगे -5 और a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 5/1 का अर्थ क्या हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पे हमारा मूलों का योग कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब हम यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको c का मान रखना है। तो c का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे रख देंगे 6 और a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 6/1 का अर्थ क्या हुआ, 6 हुआ। तो मूलों का गुणनफल कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो यहाँ पे आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो मूलों का योग कितना निकला है, 5 निकला है और मूलों का गुणनफल कितना निकला है, 6 निकला है। इसी का आपको अनुपात निकालना था। तो यहाँ पे 5:6 होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -15x + 50 का विविध कर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो ये द्विघात समीकरण दिया है इसका आपको विविध कर ज्ञात करना है। तो
तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो b का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो b का मान कहलाता है। तो b का मान कितना है, -15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -15 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 4 है तो 4, a का मान कितना है, तो x² में जो गुणा करता है वो a का मान कहलाता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। और c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे रख देंगे 50। अब यहाँ पे देखिए -15 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का अर्थ होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 15 15 कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 225 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो -4 एकम 4 और 4 में 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो 225 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। यानी हमारा विविधकर कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि AP 13, 19, 25 ... 205 में कितने पद हैं। यहाँ पे आपको निकालना है कि इस AP में कितने पद हैं, यानी आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d होता है। तो an क्या होता है, तो ये होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है, 205 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 205। और उसके बाद a क्या होता है, तो a होता है प्रथम पद यानी पहला पद। तो पहला पद कितना है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। और आपको n का मान निकालना है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको d का मान चाहिए, तो d क्या होता है, सार्वंतर होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 19 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 19। और पहला पद कितना है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब घटा लेंगे तो 19 में से 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बस यहाँ पे आपको रख देना है। an का मान कितना है, 205 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 205 बराबर है, तो बराबर a का मान 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 प्लस है तो प्लस। आपको n का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 205 है तो 205 बराबर है, तो बराबर 13 है, तो 13 प्लस है तो प्लस। अब इसमें आपको गुणा करा लेना है। 6 में n से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा। और 6 में -1 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 205 बराबर 13 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। और प्लस यहाँ पे 6n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये +7 है, +7 को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 205 - 7 और बराबर के उधर हो जाएगा 6n। अब यहाँ पे देखिए 205 में से यहाँ पे 7 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 198 बचेगा। और बराबर के उधर क्या बचेगा, 6n बचेगा। तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। और उधर क्या बचेगा, हमारा n बचेगा। आप कटा दीजिए। 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और एक गया फिर यहाँ पे 6 3 18, यानी n का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 33 निकल गया। यानी यहाँ पे हमारा d वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिंदु A 8 10 तथा B 4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक यहाँ पे 8,10 दिया है। एक बिंदु है यहाँ पे B जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4,6 दिया है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है।
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। बस यहाँ पे आपको x1 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है। ये पहला वाला बिंदु का जो पहला नियामक होता है ये x1 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y1 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला बिंदु है इसमें का जो पहला वाला होता है ये x2 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y2 का मान होता है। बस इसमें रख दीजिए x1 का मान कितना है 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है तो x2 का मान 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। y1 का मान कितना है 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको आपको जोड़ देना है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 से 12 कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा और 2 से 16 कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे कितना निकलेगा 6,8 निकलेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताना है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा तो माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।